Hello students, this is Vivek from Shivjyoti Education Group. So today we'll start with a new topic which is chapter number 14 oscillations. इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी. We spoke about solids, we spoke about liquids, फिर gases आई. gases के बारे में हमने देखा, अलग अलग theories देखी और we understood the concepts के molecules का जो motion होता है gases में उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से ये चीजें चलती हैं, हमने उस बारे में पढ़ा. नाउ वी हैव अ टोटली न्यू कांसेप्ट ऑसिलेशन. ये दो चैप्टर्स हैं आपके, ऑसिलेशंस एंड वेव्स. ठीक है, ये बात करेंगे कि ऑसिलेशन एक स्पेसिफिक टाइप का मोशन होता है जिसे आप लोगों ने सुना होगा पीरियोडिक मोशन. ठीक है, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा. तो मोस्टली इस तरह ये एक ऐसा चैप्टर है व्हिच टॉक्स अबाउट a motion which repeats itself. Okay, oscillation word से आपको समझ, एक oscillation word आते ही से एक ही कॉमन चीज है जो सबके दिमाग में आती है which is pendulum. क्योंकि वही हमने सबसे ज्यादा देखा होता है कि हाँ इसका मोशन कैसा होता है, ऐसा होता है ये. तो ये रिपीटेड मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन. अब वो कैसे है, क्या है, वो अब हम आगे देखेंगे. So the key points which we would be covering up in this part of this chapter, like this is the first part. So in this we would be covering periodic and oscillatory motion, period and frequency, displacement, simple harmonic motion. This is like जो ये topic है oscillation, ये जब भी आएगा पिक्चर में तो यही चीज है जो सबसे ज्यादा पिक्चर में रहती है और जिसके ऊपर आपको फोकस करना है. It is SHM, that is simple harmonic motion. Okay. Then comes velocity and acceleration in SHM. ठीक है, हम आगे देखेंगे किस तरह से नए नए फॉर्मूले आते हैं, क्या होता है, किस तरह से मोशन को डिफाइन किया जाता है, एंड हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड और हाउ दीज थिंग्स चेंज व्हेन वी टॉक अबाउट SHM. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन. सो पीरियोडिक मोशन का आप ऐसा एग्जांपल समझो, पीरियोडिक मींस व्हाट? पीरियोडिक मोशन, व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन, so basically the thing which you need to understand is that this periodic motion is depending on this word period. Okay, this is a very important thing in this motion. Period का मतलब क्या हुआ? पीरियड का मतलब हुआ एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एक ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, या यूं कहें कि एक स्मॉलेस्ट टाइम जिसमें एक पर्टिकुलर मोशन खुद को रिपीट करता हो. ओके, एक पर्टिकुलर मोशन खुद को रिपीट करता हो, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलना, उसमें जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं. जैसे उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई इंसेक्ट है, वो दीवार पे क्रॉल कर रहा है, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है. तो वो चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है. तो इसका जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, अगर इसका आप ग्राफ बनाओ इस मोशन का, तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस तरह से ये, इस तरह से फिर ये, इस तरह से फिर ये ग्राफ आएगा इसका. बेसिकली लाइक इट स्टार्टेड क्लाइंबिंग एंड इट फेल, it started climbing and it falls again, it started climbing again, it falls again. So basically जब हम यहाँ पे टाइम मार्क करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 0 लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा 2 सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा 4 सेकेंड, मैंने लिखा यहाँ पे 6 सेकेंड. तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि हर 2 सेकेंड में ये मोशन खुद को रिपीट कर रहा है. ओके, हर 2 सेकेंड में ये मोशन खुद को रिपीट कर रहा है. The insect is climbing, it is falling, then again it is climbing, it is falling again. So basically in some particular time, यहाँ पे 2 सेकेंड लिया है हमने, ये कुछ भी हो सकता है टाइम फ्रेम. ठीक है, in that particular time the insect is again and again performing the same motion again and again. So that particular motion is being repeated in every 2 seconds. Okay, so this is a periodic motion. इसके अलावा एक और एग्जांपल, लाइक हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं एंड देन अगेन उतर रहे हैं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं देन अगेन उतर रहे हैं. थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, आप एक सीढ़ी चढ़े देन वापस उतरे, फिर एक सीढ़ी चढ़े देन वापस उतरे. तो ये क्या हो रहा है? आप चढ़ रहे हो, वापस उतर रहे हो, फिर चढ़ रहे हो, फिर वापस उतर रहे हो. तो ये भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन हुआ. तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में लाइक आप नीचे खड़े हुए थे, ठीक है, एंड देन आप ऊपर चढ़े. ठीक है, अब आप उस सीढ़ी पे खड़े रहे थोड़ी देर, फिर आप नीचे उतरे, फिर आप नीचे खड़े रहे, फिर वापस से सीढ़ी पे चढ़े, फिर आप ऊपर खड़े रहे, फिर नीचे उतरे. ठीक है, तो
इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमिंग चेंज भी हो सकता है, चेंज इन द सेंस कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे मैंने लिखा 1 सेकंड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा 4 सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा 6 सेकंड। तो ये मोशन ऐसा भी हो सकता है। अब देखो समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है टाइमिंग का वो कितना है, 1 सेकंड, और जब आप ऊपर हो तो आपका डिफरेंस कितना है टाइमिंग का, 2 सेकंड। वापस से यहाँ पे कितना है, 1 सेकंड, यहाँ पे कितना है, 2 सेकंड, ठीक है। तो देखो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये मोशन खुद को रिपीट कर रहा है। जब आप नीचे खड़े हुए हो, दैट पर्टिकुलर मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन 2 सेकंड। जब आप नीचे खड़े हुए हो, नीचे खड़े हुए हो मतलब जब आप यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, ये वो जगह है जब आप नीचे खड़े हुए हो, ठीक है, ये वो जगह है। तो ये देखो ये जगह कितने सेकंड बाद आ रही है, 2 सेकंड बाद। इसके बाद भी अगर हम इसको आगे बनाते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी, यहाँ पे भी वही आएगा। यहाँ पे 1 सेकंड का गैप है तो यहाँ पे आएगा 7 सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा 9 सेकंड। तो ये वाली जगह होगी, ठीक है। अगेन देखो फर्स्ट टाइम आई, उसके बाद 2 सेकंड के बाद ऐसी जगह आई, फिर 2 सेकंड के बाद ऐसी जगह आई। सो दिस मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ in a particular amount of time. So this is called periodic motion. Understand, this is called periodic motion which repeats itself after a particular time called period. ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे अभी हम आएंगे, अभी आप समझो पीरियड। पीरियड मींस व्हाट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जिसके बाद कोई भी पर्टिकुलर मोशन खुद को रिपीट करता है। ओके ग्रेट, तो ये हुआ पीरियोडिक मोशन, ठीक। इसकी डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट तो मैं बोल देता हूं, आप वीडियो पॉज करके या जैसे भी आपको ठीक लगेगा आप लिख सकते हो। यू कैन राइट इट डाउन, एनी मोशन which repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion. Okay, then अगला स्टेटमेंट लिख लो, the smallest time after which the motion is repeated is called time period. ओके इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वही जो मैंने अभी समझाया वही मैंने सिर्फ आपको नरेट करके बताया। ओके फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स भी आप और भी एग्जांपल्स जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, दैट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ हैंड्स इन अ क्लॉक, ठीक है, एक क्लॉक में जैसे हैंड वो है जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, जो घड़ी की सुइयां होती हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी आप सेकंड्स वाली ले लो, वो 1 सेकंड के बाद फिर से अपना मोशन रिपीट करेगी, मिनट वाली वापस, एंड सिमिलरली आवर वाली भी। ओके बट टाइम पीरियड अलग अलग है तीनों का। ओके नेक्स्ट मोशन ऑफ अ पेंडुलम, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो पीरियोडिक मोशन का अगर आपको कहीं मिलेगा तो दैट वुड बी मोशन ऑफ अ पेंडुलम। ओके ग्रेट, नाउ इसी से रिलेटेड हम बात पीरियड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड भी हम बोल सकते हैं, व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ओके नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन आप ऐसा समझो, ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? टू एंड फ्रो का मतलब ये हुआ कि ये बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इधर गई तो ज्यादा बस जहां तक गई वहां से वापस इसकी मेन पोजीशन पे आए, एक इस पोजीशन पे आए, फिर अगर ये इधर जा रही है तो वापस से ये इधर आए। टू एंड फ्रो मतलब यहां से गई तो वापस यहां पे आई, फिर यहां से आगे गई तो वापस यहां पे आई, ठीक है। पूरा मोशन जो होगा इसका वो कैसा होगा? देखो यहां से इधर, फिर यहां से इधर, एंड फिर यहां से इधर वापस, ठीक है। तो ये हुई एक साइकिल इसकी, ठीक। तो इस तरह का मोशन टू एंड फ्रो, जिसमें ये जो इनिशियल पोजीशन होती है इसकी, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके सो दिस इज द मीन पोजीशन जहां पे उसको वापस आना है। सो बेसिकली वापस आएगा कैसे? ये अगर कोई बॉडी इधर जा रही है तो ये इधर की तरफ कैसे वापस आएगा? ये इधर की तरफ तब वापस आएगा जब पीछे की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा हो, इसकी मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा हो, ठीक है। तो जैसा कि पेंडुलम, एक पेंडुलम का जनरल एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज कि पेंडुलम में क्या होता है। पेंडुलम में यही होता है, वी हैव अ पेंडुलम, ये इधर जाता है और यहां पे जा रहा होता है, जब यहां पे पहुंच जाता है तो बेसिकली एक फोर्स होता है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे खींच रहा होता है, फिर ये यहां आके फिर वापस
कुछ इधर जाता है, ना ये बनाया है हमने उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां तक आएगा, फिर यहां से वापस कोई फोर्स है जो इसको इस तरफ खींच रहा है। तो अगर लीनियरली अगर मोशन देखा जाए तो लीनियरली मोशन कैसा हुआ कि ये कुछ x डिस्टेंस इधर गया और कोई फोर्स था जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ खींच रहा था, ठीक है। और जब ये इधर गया, इधर भी ये x ही जाएगा, ओके। तो वापस से किसी फोर्स ने इसको इस तरफ खींचा, कोई फोर्स है जो इसको इस तरफ खींच रहा है। तो जब ये इस पोजीशन पे गया, एक फोर्स ने इसको वापस इसकी मेन पोजीशन पे खींचा, फिर वापस जब ये इधर गया तो हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि जब ये बॉडी यहां से चली, जब ये पेंडुलम यहां से चला या ये बॉडी इस तरफ गई, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ एक्सट्रीम ये जो पोजीशंस होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये कहलाती हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस, ये कहलाती हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस। तो ये और ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशंस और ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हमेशा जब भी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो कोई फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा होगा, जो इसको इसकी मीन पोजीशन पे लाएगा, ठीक। तो इस तरह के मोशन वाला टर्म है और बैक एंड फोर्थ बेसिकली एक नई डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी इस तरह से लिख सकते हो आप, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, if a body moves back and forth about its mean position, then the motion is said to be oscillatory, vibratory or harmonic। समझ में आया? हार्मोनिक बेसिकली आप अभी ऐसा समझो कि हार्मोनिक मोशन मतलब भी ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। बट एक्चुअल हार्मोनिक क्यों कहते हैं, क्या होता है, ये अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। हार्मोनिक बेसिकली कई लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है या जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत, उनके दिमाग में आ रहा होगा साइन कॉस कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। एसएचएम इज ऑल अबाउट साइन कॉस के टर्म्स में बात करते हैं हम लोग। हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करें तो सबको लगता होगा कि कुछ इस तरह का मोशन होना जरूरी होता है कि हमेशा इस तरह का मोशन ही होगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इस तरह से स्टार्ट करोगे, अगर आगे बढ़ोगे इस तरह से, हार्मोनिक मोशन ऐसा ही होता है बिल्कुल। बट अभी आप ये समझो कि हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप, ठीक है। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। एग्जांपल में लिख सकते हो आप सिंपल मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, या फिर मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग वाला हमने देखा है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम इसमें आगे। अभी यहां पर समझो क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक चीज समझना, डायरेक्शंस को स्पेसिफिक रखना, ठीक है। इस तरफ जा रहा है x, तो x को आप इस तरफ जाने वाले को आप पॉजिटिव ले लो, तो इस तरफ का फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। x इस तरफ जा रहा है तो ये वाला x हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो यानी कि फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो फोर्स हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव। ये उल्टा फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन हमारे पास आती है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर ये जो n होता है ये हो सकता है लेट्स से 1 3 5 7 9, इस तरह से। इट शुड बी ऑड बेसिकली, ठीक है। ऑड क्यों होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो हमारे पास है f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये बेसिकली अभी आगे हम देखेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो कि एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, उसकी इक्वेशन यही होती है। x n की वैल्यू जब 1 होती है तो ये इक्वेशन हो जाती है हमारे SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। इसी से हम लोग आगे सब कुछ डिराइव करेंगे और इसी के हिसाब से हम आगे कैलकुलेशंस बढ़ाएंगे, ठीक है। सो पॉइंट इज ये इक्वेशन है। अब देखो, अब अगर आपका x पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो क्या होगा, f नेगेटिव आएगा। भाई सिंपल सा लॉजिक समझो, जब ये चीज पॉजिटिव है तो ये चीज नेगेटिव आएगी, इस नेगेटिव साइन को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर x नेगेटिव हो गया, x की जगह पे कुछ नेगेटिव डाल दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली इस मोशन को जस्टिफाई कर रही है, ठीक। गेटिंग द लॉजिक, दैट्स द थिंग विद व्हिच यू कैन रिलेट दिस मोशन, ठीक है। ओके, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप एक चीज समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो क्या होता है। पेंडुलम के से केस समझो कि ये किसी वेलोसिटी से चला, जब ये यहां पहुंचा तो क्या हुआ, तो यहां पहुंचने के बाद इसका जब डिस्प्लेसमेंट x था तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली देखो समझो ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, ये पेंडुलम है, ये यहां से यहां चला गया, ठीक है।
तो ये जो x बना रहे हैं हम, ये x क्या है? ये x इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ठीक, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा x। फिर वापस जब ये इधर से यहां आया, ये नहीं, ये बनाना था, एंड जब ये यहां आएगा, यहां से वापस जब ये यहां आया, यहां पे तो यहां गया था, ठीक है, जब ये वापस यहां पहुंचा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक। अब आप कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां से जब ये यहां आया तो x और x 2x हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट मींस आप सीरियस, आप समझ नहीं रहे हो लॉजिक को। समझो लॉजिक को, डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे मैंने बोला कि जब बॉडी यहां से यहां गई तो डिस्प्लेसमेंट x है, फिर यहां से यहां गई तो डिस्प्लेसमेंट माइनस x है। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बॉडी ने तो ये पूरा ट्रेवल किया है। गेटिंग द लॉजिक, समझो इस चीज को। इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रख लो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किया जाता है। मीन पोजीशन से, इसकी जो मीन पोजीशन है यहां से आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमेशा के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, सो you just need to understand कि mean position से you'll measure the displacement of any object which is performing oscillatory motion। ठीक, ओके, तो इस पॉइंट पे अब यहां पे जब आया तो डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे? यहां पे x इक्वल टू 0 लोगे। इनिशियल मीन पोजीशन से कैलकुलेट कर रहे हो तो जिस पोजीशन को हम बेस मान के चलते हैं वहां पे x 0 होगा। अब x अगर 0 हो गया तो हमारी जो इक्वेशन है f इक्वल टू माइनस kx, उसके हिसाब से f भी तो 0 हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो होगा ही ना। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो एक कंटिन्यूअस फोर्स पीछे की तरफ लाने में लग रहा है इसको, लेकिन जब ये इस पोजीशन पे आ गया अपनी मीन पोजीशन पे, बस फोर्स का काम खत्म। इस पॉइंट पे क्या होगा? F net 0 होगा। और अगर पुराने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि F net 0 का मतलब क्या होता है। What do you mean by F net 0? If F net is 0 at any particular point in case of any particular motion, then it means कि ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? This is the position of equilibrium। या इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है। ठीक है, गेटिंग द लॉजिक? ओके, बस ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। किस वजह से 0 होती है? ये जो कंटिन्यूअसली एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाती है और इसी वजह से ये वापस आ पाता है अपनी मीन पोजीशन पे। बट यहां से जब ये मीन पोजीशन से वापस आ रहा है तो ये एक पर्टिकुलर मोमेंटम गेन कर चुका है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन कर चुका है, जो इसको यहां पे रुकने की जगह और आगे ले जाती है। बट वापस वही मीन पोजीशन से जैसे ही दूर जाएगा तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा एंड दिस फोर्स वुड अगेन टेक इट बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वापस इसीलिए यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा? इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। बट एक चीज नोट करो, इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम है। गेटिंग द लॉजिक? ये मैक्सिमम है इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे, मीन पोजीशंस पे। और एक और चीज, अगर फोर्स पिक्चर में है तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर F इक्वल्स टू माइनस kx हम लिख रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस kx। उसी वजह से क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस k बाय m इनटू x। इस इक्वेशन को अच्छे से नोट कर लेना, ये अभी काम आएगी। आगे के जितने भी रिलेशंस डिराइव होंगे वो इसी इक्वेशन से होंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया देखो पिक्चर में। यहाँ पे भी देखो, जब x 0 है, x 0 अगर इसमें पुट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। गेटिंग द लॉजिक? तो यहाँ पे यही चीजें हैं which you need to understand। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और ये k by m, k एक कांस्टेंट है, मास एक कांस्टेंट है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन x। मतलब जहां पे x मैक्सिमम है वहां पे a भी तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर वेलोसिटी तो आपने 0 कर दी और आप बता रहे हो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो जिनको ये कंफ्यूजन है वो जाके मोशन वाले चैप्टर्स दोबारा से पढ़ो। एक्सेलरेशन मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया।
कोई भी वेलोसिटी यहां से किसी वेलोसिटी से ये आ रहा था, वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे तो ऑसिलेटरी मोशन वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, अब थोड़ा सा टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज इस इक्वेशन से जो हमें डेराइव करनी है हम वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आप क्लियर रखो माइंड में, व्हाट इज एसएचएम? एसएचएम इज द सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन या सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपल वर्जन है एसएचएम। ठीक है, एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, नेगेटिव समझ में आ गया आपको, बिकॉज नेगेटिव फोर्स है, मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है इसको। जब भी मीन पोजीशन से दूर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक मोशन का रिप्रेजेंटेशन बनाया आपके लिए ताकि इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, समझो ये मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पे गया। ठीक है, तो अभी जो हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद वापस आती है तो क्या होता है मोशन का। देखो, जब यहां से निकली किसी वेलोसिटी से गई थी, यहां जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी। यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन पे x मैक्सिमम होता है, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल A बोल देते हैं। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल A बोल देते हैं। आगे चल के आप ये भी पढ़ोगे कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, वो जब हार्मोनिक का भी हम साइन कॉस में पढ़ेंगे तब हम डील करेंगे उसमें। बट रिमेंबर कि जब भी ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम होगा इसका, तो उसे एक्सट्रीम पोजीशन पे ही मिलेगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड इट वुड बी you can say it would be considered as its amplitude. Okay, extreme position पे it would be maximum, displacement would be maximum, and ये जो max value होती है ये इसका amplitude कहलाती है। ओके, ठीक। नेक्स्ट समझो, जब बॉडी यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो है। जब यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी तो किसके अंडर में करेगी? ये जो फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रहा है उसके अंडर में, यानी कि इस तरफ फोर्स है तो इस तरफ ही एक्सेलरेशन है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब बॉडी यहां से इस तरफ ट्रैवल करती है, देखो मैंने डायरेक्शन भी बना रखा है आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी वुड इंक्रीज। ठीक, यहां पहुंची तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड बट यहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा, ये वेलोसिटी गेन कर चुका है यहां तक आते आते, तो क्या होगा, अब ये ऊपर जाने लगेगा, लेकिन वापस मेन पोजीशन से दूर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। गेटिंग द लॉजिक? तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी वुड डिक्रीज। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से वेलोसिटी वुड डिक्रीज, एंड यहां तक पहुंचते पहुंचते वापस वेलोसिटी वुड बी जीरो, तभी तो वापस आएगा। गेटिंग द लॉजिक? तो ये फेनोमेना होता है इसका, और यही केस x इक्वल टू a से x, यहाँ पे बीच में कहीं एक पोजीशन जो भी होगी उसको हम x लेके चलते हैं, इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो पोजीशन है उसको हम x मान के चलते हैं, कोई भी। ठीक है, यहाँ x0, यहाँ x इक्वल टू a मैक्स, और बीच में कोई भी पोजीशन होगी तो x होगी। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स हमने बोला इक्वेशन होगी, मैंने पीछे भी समझाया था, ma इक्वल टू ये लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस k बाय m x आएगा। ठीक, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये जो एंटिटी है k बाय m, ये बेसिकली इसको हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, विच इज ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वेयर ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m। अभी आप इतना ही याद रखो, जो भी कंसेप्शंस हैं, जो भी कई सुनी सुनाई चीजें हैं, उसको अभी होल्ड पे रखो। यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है, वेयर ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। ओके, अब यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे। जब मैक्सिमम पोजीशंस पे होगा तो मैक्सिमम पोजीशंस पे हम क्या देख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम ले रहे हैं हम तो x की वैल्यू माइनस ए है। ठीक है, तो माइनस ए अगर इसमें पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, और पॉजिटिव साइड में अगर x इक्वल टू a इसमें पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो बेसिकली इस एक्सेलरेशन का मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो वो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू a, जहां पे ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर यू कैन से एम्पलीट्यूड आल्सो। अभी आगे उसको देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम आगे लेके चलते हैं ये यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, एक्सेलरेशन dv बाय dt भी होता है, dv बाय dt में मैंने dx बाय dx मल्टीप्लाई करवा दिया,
ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी कर चुके हो। जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, इसका मतलब पुराने लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं, तो उनको ध्यान से देखो, ठीक है। क्या होगा, ये जो dx by dt मिला हमें यहाँ पे, dx by dt हमें मालूम है क्या होता है, वेलोसिटी। v dv by dx ऐसा कैसा आ गया, और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x था। t, हम t के टर्म में इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे x चाहिए हमें, तो यहाँ हमारे पास आया v dv by dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा v dv का इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे माइनस इंटीग्रेट करना है बेसिकली इस इक्वेशन को हमको, ठीक है। इंटीग्रेशन में आप ये वाला मोशन ले लो कि a से हम x पे आ रहे हैं, तो भाई उस टाइम पे अगर a से आप x पे आ रहे हो तो वेलोसिटी 0 से लेके v तक जा रही है, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिस वुड कम आउट टू बी माइनस, कहां से कहां तक आ रहा है, a से किसी भी रैंडम जगह पे आ रहे हो जहां पे x की वैल्यू x है, ओमेगा स्क्वायर x dx। अब ये इंटीग्रेशन अगर करोगे तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके v तक, इक्वल टू माइनस, ये इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, a से x तक, ठीक। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, v, एक बार v पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो आंसर आएगा v स्क्वायर बाय 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, एक बार x पुट किया, माइनस a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो 2 2 को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो वी विल गेट v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो बेसिकली v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये v पॉजिटिव और नेगेटिव समझ सकते हो आप, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, इसी वजह से यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा ये सारे फॉर्मूले हैं which would make it easy for you to understand SHM, ठीक है। F equal to minus kx था, मैंने बताया था this is the base equation। इसमें से एक्सेलरेशन हमने निकाला which was minus omega square x, where omega square equal to k by m। Then यहाँ पे हमने देखा कि a max एक्सेलरेशन मैक्सिमम किस पोजीशन पे होगा, जब x equal to कैपिटल A होगा, तो वो वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A, ठीक है। मिनिमम क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, मीन पोजीशन पे जो होता है पहले x इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू 0, वो मिनिमम है, उससे कम तो होगा नेगेटिव यहाँ पे होगा नहीं। v हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये इसको डिराइव करके देखना अच्छे से, ठीक है। v कितना आएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। ओके, v max क्या होता है, v max कहां पे होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, जब x इक्वल टू 0 हो जाता है, वहीं पे तो जब वो वहां से आ रहा होता है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, वही मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे तो 0 हो जाती है, तो वो v max क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे, तो a बचेगा, तो प्लस माइनस ओमेगा a, ठीक है, जो मीन पोजीशन पे होती है। और एक्सट्रीम पे v मिनिमम इज 0, एक्सट्रीम पे क्या होता है, x इक्वल टू a हो जाता है, इसको पुट करो, v 0 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से if you will remember the formulas then it will be very easy for you to understand SHM, okay। so in the next part we'll see कि ये sin और cos के equations कैसे आती हैं। till then go through this video and study well।